भारतीय इतिहास में भौगोलिक स्थिति तथा धार्मिक आर्थिक कारणों से कतिपय क्षेत्रों तथा नगरों को विशेष गौरव प्राप्त हुआ। इनमें शूरसेन जनपद तथा उसके मुख्य केंद्र मथुरा का उल्लेखनीय स्थान है। मध्यकाल में प्राचीन शूरसेन जनपद का नाम ब्रज प्रसिद्ध हुआ। इस क्षेत्र में विकसित ब्रजभाषा ने उत्तर भारत में वही स्थान प्राप्त किया जो किसी समय संस्कृत तथा तत्पश्चात शौरसेनी प्राकृत का था। इस जनपद की शूरसेन संज्ञा भगवान श्री राम जी के लघु भ्राता शत्रुघ्न जी के पुत्र शूरसेन के नाम पर पड़ी। उन्होंने कुछ समय तक इस प्रदेश पर शासन किया। जनपद का शूरसेन नाम प्राचीन हिंदू, बौद्ध एवं जैन साहित्य में तथा यूनानी लेखकों के वर्णनों में मिलता है। मनुस्मृति में शूरसेन ब्रह्मर्षि देश के अंतर्गत बताया गया है। प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त तथा ब्रह्मर्षि देश को बहुत पवित्र समझा जाता था और वहां के निवासियों का आचार विचार श्रेष्ठ एवं आदर्श रूप माना जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि शूरसेन जनपद की संज्ञा लगभग ईसवी सन के आरंभ तक जारी रही, जब से वहां विदेशी शक्कुशाणों का प्रभुत्व हुआ। संभवतः तभी से जनपद की संज्ञा उसकी राजधानी के नाम पर मथुरा हो गई। तत्कालीन तथा परवर्ती अभिलेखों में प्राय मथुरा नाम ही मिलता है, शूरसेन नहीं। अधिकांश साहित्य ग्रंथों में भी शूरसेन के स्थान पर मथुरा नाम मिलने लगता है। इस परिवर्तन का मुख्य कारण ये हो सकता है कि शक्कुशाण कालीन नगर इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर गया कि लोग जनपद या प्रदेश को भी मथुरा नाम से पुकारने लगे और धीरे धीरे जनपद का शूरसेन नाम जनसाधारण के स्मृतिपटल से उतर गया। प्राचीन शूरसेन जनपद का विस्तार साधारणतया दक्षिण में चंबल नदी से लेकर उत्तर में मथुरा नगर के लगभग 75 किलोमीटर उत्तर कुरु राज्य की सीमा तक था। उसकी सीमा पश्चिम में मत्स्य जनपद से और पूर्व में पंचाल राज्य से मिलती थी। कुरु, पंचाल तथा मत्स्य जनपदों के साथ मथुरा के संबंध प्राय मधुर रहे। 7वीं शती में जब चीनी यात्री हुएनसांग यहां आया तब उसने लिखा कि मथुरा राज्य का विस्तार 5000 ली, लगभग 1200 किलोमीटर था। इस वर्णन से पता चलता है कि 7वीं शताब्दी में मथुरा राज्य के अंतर्गत वर्तमान मथुरागरा जिलों के अतिरिक्त आधुनिक भरतपुर तथा धौलपुर जिले और उत्तरी मध्य भारत का उत्तरी लगभग आधा भाग रहा होगा। दक्षिण पूर्व में मथुरा राज्य की सीमा जेजाक मुक्ति की पश्चिमी सीमा से तथा दक्षिण पश्चिम में अवंती राज्य की उत्तरी सीमा से मिलती होगी। 7वीं शताब्दी के बाद मथुरा राज्य की सीमाएं घटती गई। इसका प्रधान कारण समीप के कन्नौज राज्य का विस्तार था, जिसमें मथुरा तथा अन्य पड़ोसी राज्यों के बड़े भूभाग सम्मिलित हो गए। मथुरा का प्राचीन रूप मघुरा मिलता है। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, हरिवंश तथा अन्य अनेक पुराणों में इस नगरी के नाम मधुरा, मधुपुरी आदि मिलते हैं। एक जैन उपांग ग्रंथ में महुरा नाम आया है। यादव प्रकाश के वैजयंती कोश में मथुरा के 2 नाम मधुशिका और मधुपपना भी मिलते हैं। हेमचंद्राचार्य ने भी अपने ग्रंथ अभिधान चिंतामणि पुस्तक में मथुरा और मधुपन्ना नाम दिए हैं। प्राचीन अभिलेखों में मथुरा और मथुला नाम आए हैं। वाल्मीकि रामायण और पौराणिक साहित्य से ज्ञात होता है कि मथुरा नामकरण मधु नामक दैत्य या असुर के कारण हुआ। सबसे प्राचीन नगर जो मधु या उसके पुत्र लवन द्वारा बसाया गया वो मधु के नाम पर मधुपुर है, मधुपुरी कहलाया। इसके समीप घना वन मधुवन कहलाता था। रामायण से यह भी ज्ञात होता है कि ये नगर यमुना के पश्चिम तट पर बसा मधुपुरी था। जब अयोध्या से श्रीराम के भाई शत्रुघ्न जी लवणासुर को जितने के लिए चले, जब तब उन्हें अपनी यात्रा में पहले गंगा पार करनी पड़ी और फिर मशोली, तब वे मधुपुरी के फाटक तक पहुंचे। इस मधुपुरी की पहचान आधुनिक पश्चिम गांव से की गई है, जो वर्तमान मथुरा नगर से लगभग दूरी 6 किलोमीटर है। इसे अबू मधुवन होली कहते हैं। मथुरा का मुख्य पर्वत गोवर्धन है।
भागवत आदि पुराणों विस्तृत वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं से ज्ञात होता है कि ब्रज वासियों के कल्याण और लाभ हेतु श्री गोवर्धन पर्वत का ठीक उपयोग श्री कृष्ण जी द्वारा किया गया। इसका विस्तार 7 कोस माना जाता है और श्री गोवर्धन गिरी की परिक्रमा की जाती है। इस क्षेत्र की मुख्य नदी यमुना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये प्रधान नदी है। प्राचीन कुरु, मत्स्य, शूरसेन तथा चेदी जनपदों के बड़े भागों को उपजाऊ बनाने में यमुना और उसकी सहायिकाओं का बड़ा योग रहा। पश्चिम की ओर से बढ़ते हुए रेगिस्तान से रक्षा हेतु इन नदियों तथा इनके तटवर्ती घने जंगलों की बड़ी उपादेयता रही है। प्राचीन शूरसेन जनपद की उपजाऊ भूमि तथा वनस्पति की प्रचुरता के उल्लेख प्राचीन साहित्य में बहुत मिलते हैं। पशुओं में गाय बैल तथा पक्षियों में मयूर का यहां विशेष महत्व रहा है। प्राचीन मथुरा का वर्णन शत्रुघ्न जी के समय में और उनके बाद मथुरा या मथुरा नगरी के आकार और विस्तार का सम्यक पता नहीं चलता। प्राचीन पौराणिक वर्णनों से इस संबंध में किंचित जानकारी प्राप्त होती है। हरिवंश से ज्ञात होता है कि पुरानी मथुरा यमुना नदी के तट पर बसी हुई थी और उसका आकार अष्टमी के चंद्रमा जैसा था। उसके चारों ओर नगर दीवाल थी जिसमें ऊंचे तोरण द्वार थे। दीवाल के बाहर खाई बनी हुई थी। नगरी धन धान्य से पूर्ण और समृद्ध थी। उसमें अनेक उद्यान और वन थे। नगरी की स्थिति सब प्रकार से मनोज्ञ थी। मकान अट्टालिकाओं और सुंदर द्वारों से युक्त थे। उनमें विविध वस्त्राभूषणों से अलंकृत स्त्री पुरुष निवास करते थे। ये लोग रोग रहित और वीर थे। उनके पास बहुत संख्यक हाथी, घोड़े और रथ थे। नगर के बाजारों में सभी प्रकार का क्रय विक्रय होता था और रत्नों के ढेर विद्यमान थे। मथुरा की भूमि बड़ी उपजाऊ थी और समय पर वर्षा होती थी। मथुरा नगरी के रहने वाले सभी स्त्री पुरुष प्रसन्नचित दिखाई देते थे। हरिवंश पुराण पर्व प्रथम अध्याय 52 में उल्लेख है। यमुना नदी का प्रवाह प्राचीन काल से बदलता आया है। मधु और शत्रुष्ण के समय में यमुना की धारा उस स्थान के पास से बहती रही होगी जिसे अब महोली कहते हैं। वर्तमान मथुरा नगरी और महोली के बीच में बहुत से पुराने टीले दिखाई पड़ते हैं। इन टीलों से विविध प्राचीन अवशेष बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं, जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि उधर पुरानी बस्ती थी। इस भूभाग की अधिक व्यवस्थित खुदाई होने पर संभवत इस बात का पता चल सकेगा कि विभिन्न कालों में मथुरा की बस्ती में किस प्रकार परिवर्तन हुए। वराह पुराण से ज्ञात होता है कि किसी समय मथुरा नगरी गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के बीच बसी हुई थी और उनके बीच की दूरी अधिक नहीं थी। वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है क्योंकि अब गोवर्धन यमुना से काफी दूर है। प्रतीत होता है कि किसी समय गोवर्धन और यमुना के बीच इतनी दूरी न रही होगी जितनी आज है। हरिवंश पुराण में भी कुछ इस प्रकार का संकेत प्राप्त होता है। गिरि गोवर्धनो नाम अथुरायास्त्वदूरथ। पश्चिम जर्मनी के पुरातत्वज्ञ प्रोफेसर हर्बर्ट हर्टल ने मथुरा जिले में गोवर्धन नगर से लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण सौंख नामक स्थान को उत्खनन हेतु चुना। भारत सरकार से आवश्यक अनुमति मिल जाने पर उन्होंने पुरातत्व संग्रहालय मथुरा के सहयोग से वहां 1666 से 1674 तक खुदाई का कार्य कराया। अन्य स्थलों की अपेक्षा सौंख में बर्बादी बहुत अल्प रूप में हुई थी, अतः वहां खुदाई कराना समीचीन था। सौंख का उत्खनन बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। वहां ईसा की प्रथम सहस्राब्दी के लगभग प्रारंभ से लेकर कुषाण काल के अंत तक के अवशेष मिले, जिनमें से कुछ का अत्यधिक महत्व है। खुदाई में अनेक दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इनमें कुषाण कालीन वेदिका स्तंभ पर त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हुई शाल भंजिका की मूर्ति अत्यंत मनोरम है।
वो पूर्ण सुरक्षित है और मथुरा की कुषाणकालीन उत्कृष्ट कला की परिचायक है। अन्य उपलब्ध वस्तुओं में एक सिरदल है जिसमें नागनागी देवों को बीच में बैठे हुए प्रदर्शित किया गया है और दोनों और पंक्तिबद्ध पूजक प्रदर्शित है। इसी प्रकार नागयुक्त मकर, पंख फैलाए हुए गरुड़ आदि की आकृतियां भी दर्शनीय है। कांसे की अनेक कलात्मक कुषाण मूर्तियां भी खुदाई में मिली है। एक प्रतिमा श्री शिवपुत्र कीर्तिकीय जी की है जिसमें उन्हें शक्ति धारण किए हुए दिखाया डॉट गया है। दूसरी मूर्ति में एक पुरुष प्याला लिए है और बाईं ओर माता पुत्र प्रदर्शित है। मिट्टी की भी अनेक मूर्तियां मिली है। इनमें महिषमर्दिनी दुर्गा विशेष उल्लेखनीय है जो कुषाणकालीन है। कुछ समय पूर्व श्रीकृष्ण जन्मस्थान के समीप गोविंदनगर नामक स्थान से दुर्लभ सामग्री मिली है। उससे ज्ञात हुआ है कि वहां कुषाण तथा कह में एक बड़ा बौद्ध केंद्र था। प्राप्त वस्तुओं में अभय मुद्रा में बुद्ध की एक सुंदर प्रतिमा मिली जो खड़े हुए बुद्ध की एक अभिलिखित मूर्ति है। उस पर अंकित लेख के अनुसार इस मूर्ति के निर्माण प्रवीण कारीगर 434 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के समय में उसी प्रवीण कारीगर यशदित्र के द्वारा हुआ जिसने जमालपुर वाली प्रतिमा के निर्माण किया था। लेख से यह भी पता चला है कि यशदित्र बौद्ध भिक्षु था। गोविंदनगर से अनेक मूर्तियां, शिलालेख तथा इमारती पत्थर भी मिले हैं। हाल में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा मथुरा में कंकाली टीला के समीप श्री मुनीश चंद्र जोशी के निर्देशन में उत्खनन कराया गया। इससे प्राचीन मथुरा के कालक्रम और विस्तार पर अच्छा प्रकाश पड़ा। खुदाई में कुषाणकालीन एक लघु जलाशय मिला। ये 6.10 मीटर लंबा, 8.10 मीटर चौड़ा और 3.36 मीटर गहरा है। इसका गोपथ पकी ईंटों से बना है। ताल में दोनों ओर कुंड है। खुदाई में मनके, मुहरें और मूर्तियां मिली हैं जो अधिकांश कुषाणकालीन है। मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में प्राचीन अभिलेख, सिक्के, मुहरें, मूर्तियां, इमारती अवशेष तथा अन्य वस्तुएं उपलब्ध हुई हैं। उनसे न केवल ब्रज जनपद के प्राचीन इतिहास और संस्कृति पर प्रभुत प्रकाश पड़ा है, अपितु भारतीय पुरावृत्त की अनेक लुप्त कड़ियों को जोड़ने में उनसे सहायता मिली है। इससे भारतीय राजनय, धर्म, दर्शन, भाषा, साहित्य, कला और लोक जीवन के अध्ययन में इस सामग्री का विशेष महत्व सिद्ध हुआ है।